हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले 2-3 वीडियोस से डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं का जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है कक्षा 10वीं का मॉडल टेस्ट पेपर विज्ञान विषय का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत पिछले 2-3 वीडियोज़ में हमने खंड ए, ब और से को डिस्कस कर लिया बहुत ही डिटेल से, बहुत आसान भाषा में। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जा कर के चैनल पर उनको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपको आइडिया मिलने वाला है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में जो है आपका पेपर आएगा विज्ञान विषय का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं खंड द। खंड द में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 3 होंगे, जो 4-4 नंबर के होंगे। हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और हर एक प्रश्न आपको अथवा में मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट तो हैं ही, और साथ में उन 3 पार्ट्स में फिर दूसरा क्वेश्चन भी है। आपको ये वाला नहीं आता है तो आप सेकेंड वाला कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिलेगा, अथवा में मिलेगा। तो इसमें देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपको दे रखा है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा है और पूछा है कि ताज़ा दूध का पीएच जो कि 6 होता है उससे बदलकर उसको क्षारीय क्यों बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। और पीएच दूध का जो है वो 6 है, यानी थोड़ी अम्लीय प्रकृति का है। तो होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के सूत्र की। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। दूध है वो अम्लीय प्रकृति का है। तो जब हम इसमें थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो दूध की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय से बदल करके थोड़ी सी क्षारीय या उदासीन की तरफ बढ़ जाती है। और जब थोड़ा सा क्षारीय या उदासीन प्रकृति का दूध होगा तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उनके पनपने की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता है काफ़ी लंबे समय तक। और दूसरी बात, जब हम दूध का पीएच मान बढ़ा देते हैं तो दूध के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो एक जगह जो है इकट्ठा होता है, जम जाता है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है गर्म करने पर। तो अगर उसका पीएच मान 6 से हम बढ़ा देंगे तो दूध में जो है वो प्रोटीन इकट्ठा नहीं होगा, और उस प्रोटीन के इकट्ठे नहीं होने की वजह से दूध फटेगा नहीं, गर्म करने पर दूध फटेगा नहीं। तो लंबे समय तक दूध ताज़ा बना रहे, इसलिए उसके अंदर क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। आगे प्रश्न पूछा है इसी में, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। अब जो इस प्रकार का दूध है जिसके अंदर हमने क्या मिला दिया, बेकिंग सोडा मिला दिया है, इसको जमने में, जब इसका हम दही बनाएंगे तो ज़्यादा समय क्यों लगता है। तो देखिए कारण क्या होता है कि भाई दही को जमने के लिए जो उचित पीएच चाहिए होता है वो 6 होता है, लेकिन हमने क्या किया है, उसका पीएच मान बढ़ा दिया है, हमने बेकिंग सोडा मिला दिया है जो कि क्षारीय प्रकृति का था। तो दूध जो अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए दही बनने के लिए, उसको हमने थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का बना दिया है। तो क्षारीय प्रकृति का होने की वजह से अब उसके लिए जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिनसे दही बनेगा, उनको पनपने में ज़्यादा समय लगेगा, इस दही को जमने में ज़्यादा समय लगने का यही कारण है। ठीक है, क्या होता है, बेकिंग सोडा बनाने से क्या होता है, जो अम्लीय प्रकृति का दूध था वो थोड़ा क्षारीय प्रकृति का हो गया है। तो पहले उसको उदासीन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसके अंदर दही जमने की जो प्रोग्राम होगा, प्रक्रिया होगी, वो बनेगी। अगर आगे प्रश्न पूछा है इसी में, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र लिखकर इसका एक प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का जो सोडियम जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3 10H2, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं। 10 जो है वाटर के मोलिक्यूल हैं, तो डेका हाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। ये धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। और जब इसका निर्जलीकरण कर दिया जाता है, यानी 10 वाटर मोलिक्यूल्स को हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो उपयोग है कहाँ पे होता है, बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग बच्चों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में है, क्या है, सबसे पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में उपस्थित अम्ल का नाम। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में, इमली में और टमाटर में। फिर पूछा है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, और फिर पूछा है किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चोक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। तो देखिए सबसे पहले इनमें अम्ल कौन सा होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले सिरका में, तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो पूछा था कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है,
जब वर्षा का मान, जब बरसात का जो पानी होता है उसकी पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है। और ये कब होती है? जब वायुमंडल के अंदर जैसे सोडियम डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की गैसें बहुत ज़्यादा जब वायुमंडल में हो जाती हैं, तो जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ मिलकर ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब बरसात के पानी के साथ ज़मीन पे आते हैं तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा में जो पानी होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। इससे क्या होता है? इससे ज़मीन पर रहने वाले जो जीव हैं उनको भी नुकसान होता है, जो इमारतें हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि किसान मिट्टी में कब बिना बुझा चूना डालता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड CO कब डालता है, या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO2 जो होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कब डालता है, ये कब डालेगा? इन सब की प्रकृति कैसी होती है? इन सब की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। जब मिट्टी में अम्लता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस अम्लता को उदासीन करने के लिए मिट्टी में किसान इनको डालता है। तो हम क्या लिखेंगे? अम्लीय मिट्टी की जो है उदासीन करने के लिए, अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए या अम्लीय मिट्टी का उपचार करने के लिए किसान ये सब चीज़ें जैसे बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना या चौक पाउडर को मिट्टी में डालता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन संख्या 19, उसमें क्या पूछा है? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये है मानव श्वसन तंत्र। इस तरह का चित्र आपको बना करके आना है अगर परीक्षा में आता है तो। ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाना है? नासा द्वार। ठीक है, श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? नासा द्वार। नासा द्वार से जब आगे चलते हैं तो ये श्वास नाली है, ये कंठ है, ठीक है, जिसको लैरिंक्स कहते हैं, ये कंठ है, और ये क्या है? श्वास नली है। श्वास नली आगे चल के जो है अलग अलग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिनको श्वसनी कहते हैं। एक दाएं हिस्से में जाएगी, एक बाएं हिस्से में। जो 2 हमारे फुफ्फुस होते हैं, दायां और बायां फुफ्फुस, उनमें दोनों में एक एक जो है ये श्वसन नली 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनी आगे चल के किस में बढ़ जाती है? श्वसनिकाओं में। ठीक है, श्वसनिकाओं में। और ये श्वसनिकाएं लास्ट में किस में बढ़ती हैं? कूपिका केश में जा करके बढ़ जाती हैं। और कूपिका केश के बाहर बहुत सारी रुधिर ग्रंथियां होती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो है मानव श्वसन तंत्र आपको नामांकित बना करके दिखा रखा है। इस तरह का जो है, इस तरह का जूम करके भी आपको एग्जाम में बना के आना है। इसी में अगला क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? देखिए, हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होती है? ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है? बंधुता रखती है। हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक वर्णक है, ये एक पिगमेंट है जो हमारे खून में होता है, RBC में होता है। तो जैसे हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से, यानी फुफ्फुस में जो अपने कुपिका केश होते हैं लास्ट में, वहाँ जहाँ बहुत सारी जो है अपनी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, इस ब्लड के अंदर, इस खून के अंदर ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। उसके बाद क्या करता है, ये जो है विभिन्न शरीर के अंगों तक जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन विसरित होकर, विसरित का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ से, जहाँ से ऑक्सीजन की अधिकता होती है वहाँ पे उसका संचार होता रहता है। तो जिस अंग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ब्लड से ऑक्सीजन लेता रहता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, पानी में घुलनशील है। तो ये ब्लड के साथ घुल जाती है, ये पानी के साथ घुल जाती है, क्योंकि अपने शरीर में जो खून है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है। तो उसके अंदर शरीर के विभिन्न अंगों में से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल जाती है, खून में घुल जाती है। और खून में घुल करके वो कहाँ आती है, वो अपने फुफ्फुस तक आती है। और फुफ्फुस तक जब आती है, यानी फेफड़ों तक जब आती है, तो फुफ्फुस में क्या होता है, ये जो कुपिका केश है इनके माध्यम से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से हम निश्वसन के द्वारा, उच्च श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के घुल करके विसरण के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुँचती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में घुल करके क्या होती है, इस फुफ्फुस के द्वारा, उच्च श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो इसी में पूछा है, अगला जो भाग है वो क्या पूछा है, अगला पूछा है, गैसों के विनिमय
के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो हमारे पूछा है कि हमारे फुफ्फुस का क्षेत्रफल ज़्यादा किस तरह से अभिकल्पित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। क्या दिख रहा है आपको, लास्ट में जो है अपनी जो श्वसन नली है वो श्वसनी में विभाजित हो गई है और श्वसनी ने फिर किस में, श्वसनिका में, और श्वसनिका फिर कुपिका केस में जो है विभाजित हो गई है। और कुपिका केस के बाहर बार क्या होती हैं, बहुत सारी रुधिर ग्रंथियाँ होती हैं। ये रुधिर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। लिखा है फेफड़ों में स्थित कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विशिष्ट जो है विस्तृत स्थान उपलब्ध करा देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जो कुपिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, इनके चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का घना जाल होता है जो क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। ठीक है, गैसों के एक्सचेंज के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अगला जो प्रश्न पूछा है अथवा में, उसमें कहा है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है मानव हृदय का नामांकित चित्र। इस तरह का नामांकित चित्र आप ड्रॉ करके आएंगे अगर एग्जाम में आता है। मानव हृदय में हम जानते हैं कि 4 कक्ष होते हैं जिसके अंदर 2 निलय होते हैं। ये दायां निलय है, ये बायां निलय है, और 2 ही आलिंद होते हैं। ये जो है दायां आलिंद और ये बायां आलिंद होता है। ये वाल लगे हुए हैं, यहाँ से जो है ब्लड किस तरह से होता है ये हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस तरह का जो है नामांकित चित्र आप एग्जाम में बना करके आएंगे अगर आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि मानव हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र जो है आपको परिभाषित करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में ब्लड पहुंचने से पहले 2 बार हृदय में आता है। किस तरह से आता है इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अपने शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड विऑक्सीकृत होता है। विऑक्सीजनित का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऐसे खून को इकट्ठी करती हैं सिराएं, विभिन्न जो है शरीर के अंगों से सिराएं इकट्ठा करती हैं और ये सारी सिराएं इकट्ठा करके कहाँ डाल देती हैं, महाशिरा में इसको ला करके डाल देती हैं। महाशिरा मतलब बड़ी शिरा जो शरीर के सारे हिस्सों में से खून को इकट्ठा करती है। अब महाशिरा में से ये रक्त कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में चला जाता है। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है, दाएं निलय में जाता है, और दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, इस रक्त जो कि विऑक्सीजनित था इसको ऑक्सीजनित कर देते हैं। ठीक है, फेफड़ों के पास ऑक्सीजन है, हमने श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन ली है वो क्या इस ब्लड के अंदर घोल दी जाती है, खून के अंदर घोल दी जाती है। अब ये जो रक्त है अपना ये क्या हो गया है, ऑक्सीजनित हो गया है। अब ये ऑक्सीजनित खून कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में। तो देखिए 2 बार ब्लड जो है हृदय में आ गया है। पहले दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। ठीक है, उसके बाद हृदय से बाहर कहाँ गया, फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर कहाँ आया, हृदय में आ गया है, बाएं आलिंद में फिर बाएं निलय में। और उसके बाद ऑक्सीजनित होकर के ये कहाँ आ गया, महाधमनी में, और महाधमनी से विभिन्न धमनियों को बांट दिया जाएगा, फिर शरीर में आएगा। इस तरह से शरीर में पहुँचने से पहले जो है हमारा रक्त जो है 2 बार हृदय में जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र हमें कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है, तीसरा जो भाग है, इसमें पूछा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब क्या होता है, शरीर में खून की कमी। तो शरीर में खून की कमी से क्या होता है, लिखा है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेगा उसको क्या करेगा, हीमोग्लोबिन अपने साथ घोलेगा जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और वो शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुँचाएगा। ठीक है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक भी कहते हैं। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगी, ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच नहीं पाएगी। ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो हमने जो भोजन किया है उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण में बाधा होगी। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और दिन भर थकान महसूस होगी। इस खून की कमी की जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता इसको कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर खून की कमी हो जाए, एनीमिया सीवियर स्टेज पे हो जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। तो ये देखिए कांच के आयताकार स्लेब है
प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आपको ये डायग्राम बना करके समझाना है, अगर एग्जाम में आता है तो ये कांच की स्लैब है, इसका ये वाला जो फलक है, ये भी यहाँ पे देखिए ये अभिलंब है, और जब ये प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है, PQ किरण, यहाँ पे जो कोण बनाती है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो होता क्या है, ये बाहर वाला वायु है और ये कांच है। वायु है वो विरल माध्यम है और कांच है वो क्या है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होती है, वो अपने पथ से विचलित तो होती है, अब किधर जाएगी, विचलित होकर के जब विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही थी, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि माध्यम विरल से सघन आ गया है तो वो अपने पथ से विचलित हो गई और विचलित होकर के अभिलंब की तरफ झुक गई है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको निकलना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन वो यहाँ पे निकल रही है, यानी ये प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित हो गई है। तो इस तरह का डायग्राम बना करके आपको क्या समझाना है, प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है। इसी में अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखना है, फिर पूछा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और अथवा में पूछा है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार समझिए, फिर अवतल दर्पण के उपयोग, और फिर आवर्धन किसे कहते हैं, और गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन का सूत्र। तो पहले करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला जो नियम है वो कहता है आपतित किरण, ठीक है, जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले जो पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। जैसा परावर्तन का नियम होता है सेम वैसा ही नियम है आपतित जो है आपतन प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, यानी हमने एक मान लो नीला प्रकाश चुना है तो दूसरी जो प्रक्रिया करेंगे, दूसरा जो क्रियाकलाप करेंगे वो भी नीले रंग के साथ करेंगे, और माध्यम भी निश्चित होना चाहिए। जैसे हमने हवा और पानी लिया है या हवा और कांच लिया तो वही माध्यम भी बदलना नहीं है। तो एक निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जाए, यानी साइन आई बटे साइन आर, ये क्या है, परावर्तन जो है अपवर्तन का कोण। साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, जिसको हम कहते हैं म्यू एक स्थिरांक कहते हैं। तो म्यू एक स्थिरांक है और स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक हमने देख लिया है, प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का किसी माध्यम में वेग का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये लिखा है v1/v2, यानी हवा में प्रकाश का जो वेग है और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है उसके अनुपात को जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, अपवर्तनांक आपका निकल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था गोलीय दर्पण क्या है और प्रकार बताने हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल कौन सा है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, ये देखिए बाहर की तरफ वक्रित है परावर्तक पृष्ठ, ये उत्तल दर्पण है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, ठीक है, अंदर की तरफ झुका हुआ है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो ये 2 प्रकार हैं, आपको चित्र बना के एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इनका उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी हाईलाइट्स जो होते हैं, सामने वाली जो लाइटें होती हैं उनमें प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो धातु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश की सारी किरणों को एक जगह पर केंद्रित करके ज़्यादा तापमान प्राप्त किया जा सके। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए शेविंग दर्पणों में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न पूछा था वो आवर्धन के बारे में पूछा था। तो गोलीय दर्पण के आवर्धन का मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण के आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। मतलब वस्तु कितनी बड़ी हमने ली थी, उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो परिभाषा दी क्या है
कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की इमेज कितनी बड़ी बनी है और वस्तु खुद कितनी हाइट की थी, उन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आवर्धन आता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, राजस्थान बोर्ड द्वारा, उस पूरे पेपर को ढंग से डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर दिया है। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देखें। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी आपको मदद मिलेगी कि किस तरह का बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर आने वाला है। इसके अलावा अभी हम 8 मॉडल पेपर और डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी होगी और आप बार बार जब मॉडल टेस्ट पेपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा वीक है। वहाँ जा कर के आप रिवाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और बार बार कई बार क्या होता है, इन मॉडल पेपरों में से भी 70-80% क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने साल भर मेहनत नहीं करी, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर के थ्रू वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।